हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है वाइटल नर्सिंग एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और जैसे कि आप सभी को पता है कि ऑलरेडी हमारा जो पैटर्न या एपिसोड जो चल रहा है वो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स के एग्ज़ाम्स के बेसिस पे है। इसके साथ साथ डीएसएसबी और जो यूपी यूएमएस का और केएसएसआई का जो एग्ज़ाम आने वाला है उसके बेस के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस यहाँ पे डल रहे हैं वो प्रीवियस एग्जाम्स में ऑलरेडी आ चुके हैं और ऐसे ही क्वेश्चंस को रैशनलाइजेशन सोल्व करने की अपन पूरी कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो क्लास में बने रही है, पूरी क्लास आप वॉच जरूर करें और क्लास के एंड में अपना ओपिनियन जरूर दें। ठीक है, और क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज के क्लास का अपन अपना पहला क्वेश्चन आपका ये रहा। पहला क्वेश्चन आज की क्लास का आपका ये रहा। Area of silence zone around a hospital, institute or court is a radius of। ये क्वेश्चन आया हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और प्रीवियस एग्जाम्स में पूछा हुआ भी है। इसी के साथ एक इन्फॉर्मेशन और है, न्यू बैचेज जो है वाइटल नर्सिंग एकेडमी के ऑनलाइन ऐप पे स्टार्टेड हो गए हैं। तो भी कैंडिडेट जो इंटरेस्टेड हैं और गुजरात के जीएमआरएस एग्ज़ाम्स के लिए, इसके साथ साथ जेएमसी एग्ज़ाम्स के लिए और साथ साथ सीएचओ के क्रेश कोर्स भी अपलोडेड हैं, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ डीएसएसबी का बैच भी हम 21 से 25 फेब के बीच में स्टार्ट करने वाले हैं। आज के क्वेश्चंस का आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अराउंड द हॉस्पिटल, इंस्टीट्यूट और कोर्ट के आसपास जो साइलेंस जोन का रेडियस मीटर होता है वो कितना होना चाहिए, ये क्वेश्चन है। तो याद रखना है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका रहने वाला है 100 मीटर लेस देन। ठीक है, लेस देन कितना होना चाहिए, 100 मीटर होना चाहिए। जैसे और भी पूछें तो आपसे टेम्पल्स हुए, ठीक है, टेम्पल हुए, मॉस्केट हुए, हॉस्पिटल हुआ, इंस्टीट्यूट हुआ, कोर्ट हुआ, इन एरियाज के साइलेंस जोन का जो रेडियस होता है वो लेस देन कितना होना चाहिए, 100 मीटर होना चाहिए। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका क्या रहने वाला है, ये रहेगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके एक्ट पे, प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट पे क्वेश्चन है। रिपीटेड क्वेश्चन है, काफी बार पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट वाज इनेक्टेड इन ईयर पीएफए। ठीक है, तो याद रखना है ये कौन से ईयर्स में जो है इनेक्टेड हुआ, तो 1954 में। ठीक है, 1954 में। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका क्या रहेगा, 1954 में पीएफए जो एक्ट है वो इनेक्टेड हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट 5 ईयर जो प्लान है वो कब स्टार्टेड हुए। ठीक है, क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान इन इंडिया वॉज स्टार्टेड इन द ईयर, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, 1950, 1951, 1961 एंड 1965। तो फर्स्ट 5 ईयर जो प्लान है वो स्टार्टेड हुए आपके 1951 से 1956 तक। ठीक है, और उस समय पीएम कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो 1951 इसका राइट आंसर होने वाला है। बात कर लेते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो था वो किसके ऊपर बेस्ड था, ये क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया हुआ है। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये बेस्ड है हेरोड डेमोर मॉडल पे। हेरोड डेमोर मॉडल पे ये जो था वो बेस्ड था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर सेकंड भी आपसे पूछा जा सकता है, सेकंड 5 ईयर जो प्लान था, सेकंड 5 ईयर जो प्लान थे, ठीक है, सेकंड 5 ईयर जो प्लान है वो कब आया है, तो आपको याद रखना है सेकंड 5 ईयर प्लान आया 1956 से 1961 के बीच में। ठीक है, और ये किसके ऊपर बेस्ड था, ये किसके ऊपर बेस्ड, तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज आपको करना है। यहाँ पे आप ये क्वेश्चन इस तरह से बना हुआ है, एक्सेप्ट आपको लगाना है। ठीक है, क्या लगाना है, एक्सेप्ट आपको लगाना है। अब बताइए क्या आंसर रहने वाला है। तो देखिए डोट्स प्रोग्राम के अंदर जो ग्रुप आता है, ठीक है, एक्सेप्ट में आपको आंसर क्या रखना है, तो फर्स्ट कैटेगरी भी आती है जिसको मैंने आपको बता रखा है,
6 मंथ तक इसका कोर्स रहता है और इसको अपन डिनोट करते हैं रेड कलर से। इससे रेड कलर से जितने भी न्यू केसेस होते हैं वो सब इसमें आते हैं। सेकेंड कैटेगरी की बात करूँ तो 8 मंथ होता है और इसको अपन डिनोट करते हैं ब्लू कलर से। इससे डिनोट करते हैं ब्लू कलर से, ठीक है। थर्ड कैटेगरी आती है, इसमें ट्रीटमेंट कितने टाइम तक चलता है, 6 मंथ तक चलता है और इसको अपन डिनोट करते हैं ग्रीन कलर से। इससे डिनोट करता है ग्रीन कलर से, ठीक है। तो फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी और थर्ड कैटेगरी तीनों ही आपकी किस में आती है, डॉट्स में आती है। फोर्थ कैटेगरी जो है वो नहीं आती है, इसलिए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या रहने वाला, डी रहेगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे गए कि डोट्स प्रोग्राम के अंदर कितनी कैटेगरी इन्वॉल्व होती है, तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, फर्स्ट में जो न्यू केसेस आते हैं उसको रेड कलर से डिनोट करते हैं, 6 मंथ तक उसका फेज चलता है ट्रीटमेंट। सेकंड कैटेगरी जो 8 मंथ तक चलती है, जिसमें स्पुटम पॉजिटिव है और ट्रीटमेंट जो है वो फेलियर हो गया हो या केस रिलैप्स हो गया हो, वो कैटेगरी सारी आपकी ब्लू में आएंगी, उसको डिनोट करते हैं ब्लू कलर से। 8 मंथ तक इसका ट्रीटमेंट कोर्स रहता है। थर्ड कैटेगरी जिसमें चिल्ड्रंस अंडर एज 12 ईयर्स, ठीक है, या स्पुटम जिसका नेगेटिव है, ठीक है, तो वो 6 मंथ तक आप उसको ट्रीटमेंट देने वाले हैं और इसको हम डिनोट करते हैं ग्रीन कलर से, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चंस पे आप देख लीजिए, प्रीवियस क्वेश्चंस मैंने आपको बता ही दिया है। इसमें सेंटिनल सर्विलेंस जो है वो डिजाइन किया गया है किसके लिए, हिडन केसेस के लिए, जो कम्युनिटी में छुपे हुए रहते हैं, लाइक डेट जैसे HIV एड्स के केसेस हो गए, इनके मतलब सर्विलेंस के लिए हम सेंटिनल सर्विलेंस की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन आपसे पूछा गया है, ठीक है। एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन काफी पॉपुलर क्वेश्चन है ये, ठीक है। एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन आपसे पूछा गया है, तो ग्लूकोज, फैटी एसिड, अमाइनो एसिड या फिर कार्बोहाइड्रेट, तो क्या आंसर रहने वाला है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन, राइट आंसर इसका क्या रहने वाला है, तो आपको याद रखना है राइट आंसर रहे, तो याद रखना है आपको क्या रहने वाला है, अमाइनो एसिड। ये आपको याद रखना है, प्रोटीन का एंड प्रोडक्ट कौन है, अमाइनो एसिड, तो राइट आंसर इसका क्या रहने वाला है, सी। कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट के एंड प्रोडक्ट कौन होंगे, मोनोसैकेराइड, कौन होने वाला है, मोनोसैकेराइड, ठीक है। वो कौन है, जैसे ग्लूकोज है, गैलेक्टोज है, फ्रक्टोज है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है। फिर बात कर लेते हैं फैटी एसिड किसका है, तो फैट का है। फैट का एंड प्रोडक्ट जो है वो फैटी एसिड भी है और ग्लिसरॉल भी है, और ग्लिसरॉल भी है, तो याद रखना है। इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जा चुके हैं और पूछे जा सकते हैं आगे भी आने वाले एग्जाम्स में, तो याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। एनर्जी की बात करूँ तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो 4 किलो कैलोरी जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। बात करें प्रोटीन की, 1 ग्राम प्रोटीन जो है वो कितनी कैलोरी देता है, तो 4 किलो कैलोरी देता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं फैट की, तो सबसे ज़्यादा देता है 9 किलो कैलोरी जो है वो एनर्जी देता है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हेन गिविंग ए पेशेंट इंट्रामस्कुलर प्री ऑपरेटिव मेडिसिन, प्री ऑपरेटिव मेडिसिन में एक पेशेंट को इंट्रामस्कुलर देना है इंजेक्शन, द प्रैक्टिकल नर्स मस्ट रिमेंबर टू इंजेक्ट इनटू साइट नॉट मोर देन, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि प्री ऑपरेटिव केस है, उसको आपको देना है इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, ठीक है। अब आपको इतना याद रखना है, ये आपसे ये बोल रहा है कि प्रैक्टिकल नर्स को क्या रिमेंबर होना चाहिए जब आप इंजेक्ट कर रहे हैं साइट में इंजेक्शन को, तो कितना से अधिक आप नहीं दे सकते हैं, तो आपको पता है 3 ml जो है, इससे ज़्यादा मोर देन फ्लूइड आपको इंजेक्ट नहीं करना है, तो राइट आंसर से आपका क्या रहने वाला है, सी रहेगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है, काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चंस जो है वो फंस जाते हैं, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन है लेकिन फिर भी आपको याद रखना है, ठीक है। बात करें इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन से, अब जैसे मैं आपको एंगल की बात करूं तो IM का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। सेकंड चीज़ आपसे पूछ सकते हैं निडिल के गोज के बारे में, निडिल के गोज के बारे में, ठीक है। तो 21, 22 एंड 23 गोज की जो निडिल है वो यूज की जाती है, ठीक है। अमाउंट ऑफ फ्लूइड मैंने आपको बता ही दिया है, 3 ml आप दे सकते हैं
ठीक है। साइड की बात करें, तो ग्लूटियस, ठीक है, डेल्टोइड, वास्टस लैटरलिस, वेंट्रोग्लूटियल, वेंट्रोग्लूटियल, ठीक है, ये आपको याद रखना है। बात करें सबक्यूटेनियस की, तो सबक्यूटेनियस में आपको याद रखना है 2 टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर कैंडिडेट थिन या एवरेज है तो एंगल आपका क्या रहेगा, और ओबेज है तो एंगल आपका क्या रहने वाला, ठीक है। तो देखिए थिन और एवरेज है तो सबक्यूटेनियस इंजेक्शन कौन सा एंगल पे दिया जाता है, तो एवरेज में अपन देते हैं 45 डिग्री एंगल पे, और ओबेज में देते हैं अपन 90 डिग्री एंगल पे। एससी बात करें तो 24 गोज की जो है निडल यूज की जाती है, ठीक है, जैसे कि मीजल्स वैक्सीन देते समय आपको याद रखना, ठीक है। या लो मोलिकुलर अगर आप पिपेरिन दे रहे हैं तो भी आप इसी का इस्तेमाल करने वाला है, या फिर इंसुलिन, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं इंटरडर्मल की, ठीक है। तो इंटरडर्मल दिया जाता है आपका 10 to 15 डिग्री एंगल पे, ठीक है। और लास्ट आता है आपका आईवी, दिया जाता है आपका 15 से लेके 45 डिग्री, एवरेज आप 25 डिग्री एंगल पे इसको दे सकते हैं, ठीक है, ये आपको याद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीपीआर से क्वेश्चन है, काफ़ी बार आप पढ़ चुके हैं, और यहाँ पे ये सीरीज जो है वो पूरी मैंने पढ़ाई भी है। सीपीआर से क्वेश्चन है, कंप्रेशन टू वेंटिलेशन रेशियो आपसे पूछा गया है, ठीक है। सीपीआर में इन केस ऑफ सिंगल रेस्क्यूअर, तो सिंगल रेस्क्यूअर का केस होता है तो आपको याद रखना है सिंगल रेस्क्यूअर जहाँ भी हो, चाहे केस आपका एडल्ट का हो, चाइल्ड का हो, इन्फेंट का हो, ठीक है। सिंगल रेस्क्यूअर में आपको याद रखना है 30 कंप्रेशन पे 2 वेंटिलेशन आपको देना है, तो सी आंसर यहाँ पे आपका करेक्ट रहेगा, ठीक है। अगर इन्फेंट में 2 रेस्क्यूअर है तो आपका रेशो यहाँ पे बदल जाएगा, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिफर्ड साइट पूछी गई है आपसे गिविंग आईएम इंजेक्शंस की। प्रिफर्ड साइट फॉर गिविंग आईएम इंजेक्शंस टू इन्फेंट, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया है, इन्फेंट पे क्वेश्चन आया है, तो इन्फेंट पे आप कौन सी जो आईएम इंजेक्शंस के लिए प्रिफर्ड साइट यूज करने वाला है, काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है, तो याद रखना है ग्लूटियस जो नहीं यूज करते हैं, डेल्टोइड भी यूज करते हैं, वेस्टस लैटरलिस जो है वो इसका सही आंसर होने वाला है, ठीक है, वेस्टस लेटरल, ठीक है, याद रखना है। दूसरी चीज आपको याद रखना है लेटरल थाई की तरफ ये प्रेजेंट होती है, जैसे मान के चलिए ये है, ठीक है, ये नी जॉइंट हो गया और ये यहाँ पे हिप जॉइंट है, तो इस तरफ ये जो है ये वेस्टस लेटरलिस जो है वो प्रेजेंट होती है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे रेक्टस फेमोरिस होती है इसके, ठीक है, फिर वेस्टस इंटरमीडियस और यहाँ पे वेस्टस मिडिलिस, ठीक है, इस तरह से आपको याद रखना है। और इसका वैसे काम क्या होता है, तो ये एक्सटेंड करने के काम आती है नी जॉइंट को, एक्सटेंड ऑफ नी जॉइंट, ठीक है, और स्टेबलाइज करने का काम करती है इसको नी जॉइंट, क्लियर, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिपीटेड क्वेश्चन है, काफ़ी पॉपुलर रहा है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है साइन ऑफ रीस्टोर वेंटिलेशन, ध्यान से पढ़िएगा, साइन ऑफ रीस्टोर वेंटिलेशन एंड सर्कुलेशन आफ्टर कार्डियोपल्मोनरी रिसस्टिटेशन एंड सीपीआर इंक्लूड ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि किसी भी पेशेंट को जब आपने सीपीआर दिया है, तब सीपीआर देने के बाद जब उसका वेंटिलेशन और उसका सर्कुलेशन रीस्टोर हो गया है तो इसके क्या क्या साइन है, सिवाय एक के जो साइन नहीं माना जाएगा। इम्प्रूव कलर, ये बिल्कुल सही है, रिटर्न फॉर स्ट्रॉन्गर पल्स, ये भी सही है, इंक्रीज पल्स बॉडी टेम्परेचर और रिटर्न टू सिस्टमिक ब्लड प्रेशर, ये भी सही है, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या रहेगा, वेंटिलेशन और सर्कुलेशन को अगर आपने जानना है वो उस क्लाइंट का रिस्टोर हो गया है तो वो पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट कौन कौन से रहेंगे, तो इम्प्रूव कलर रहेगा, रिटर्न टू स्ट्रॉन्गर पल्स रहेगी, रिटर्न टू सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर रहेगा, सिस्टमिक ब्लड प्रेशर रहेगा, ठीक है, इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर जो है वो वेंटिलेशन और सर्कुलेशन को रिस्टोर हो चुका है इसका साइन नहीं माना जाता। राइट आंसर इसका क्या रहने वाला,
सी रहेगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो याद रखना है। ठीक है, इम्प्रूव कलर होगा। ठीक है, क्योंकि उसका एयरवे जो है वो क्या हो गया है, ओपन हो गया है, वो खुद से ब्रीथ कर पा रहा है, तो कलर में जो है चेंजेस देखने को मिलेगा। पल्स जो है उसकी डिटेक्टेबल नहीं हो रही थी पहले, कैरोटिड हो चाहे ब्रेकियल हो। ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्गर पल्स आपको फील हो रही है, रिटर्न हो चुकी है, और सिस्टमिक ब्लड प्रेशर भी उसका वापस रिटर्न हो चुका है। तो ये सारे साइन किसके हैं कि भाई उसका वेंटिलेशन और उसका सर्कुलेशन जो है वो क्या हो चुका है, रिस्टोर हो चुका है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है 1 ml इक्वल टू ड्रॉप्स आपसे पूछा गया है। ड्रॉप्स का इंडिकेटेड हम किससे करते हैं, तो GTTS से। ठीक है, याद रखना है। अब बात करते हैं 1 ml, तो देखिए यहाँ पे याद रखना है आपको, राइट आंसर जो है वो आपका बी होने वाला है, अगर आप मैक्रो ड्रिप्स यूज करते हैं तो। मैक्रो ड्रिप्स के अकॉर्डिंग 1 ml कितने बराबर होता है, 15 ड्रॉप्स के बराबर होता है। अगर बात करें माइक्रो ड्रिप्स की, अगर बात करें माइक्रो ड्रिप्स की, तो 1 ml बराबर कितना होता है, 60 ड्रॉप से काउंट होने वाला। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। तो राइट आंसर से इस क्वेश्चन का आपका क्या रहने वाला है, बी। कंफ्यूज नहीं हो जाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है। आइडेंटिफाई द करेक्ट एंगल ऑफ इंसरेशन फॉर डिफरेंट पेरेंट्रल रूट्स। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो आपको आइडेंटिफाई करना है करेक्ट एंगल को ऑफ इंसरेशन फॉर डिफरेंट पेरेंट्रल रूट से लेके। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट एंगल आपको आइडेंटिफाई करना है। तो 10 डिग्री फॉर इंट्राडर्मल इंजेक्शन। ठीक है, क्योंकि 10 से 15 डिग्री तक आप इंट्राडर्मल दे सकते हैं। 25 डिग्री सबक्यूटेनियस इंजेक्शन रॉन्ग है, क्योंकि आप यहाँ पे 15 से लेके 45 डिग्री, सॉरी 45 डिग्री आप दे सकते हैं एवरेज कैंडिडेट को, और ओबेज कैंडिडेट है तो 90 देने वाला है, तो ये रॉन्ग आंसर रहेगा। इंटरमस्कुलर के लिए 30 डिग्री है, तो ये भी गलत है। 60 डिग्री इंटरमस्कुलर, ये भी गलत। दोनों ही में कितना होने वाला है, 90 डिग्री। ठीक है, करेक्ट एंगल आपका कौन सा राइट आंसर रहेगा, ये यहाँ पे आपका राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाइल डूइंग CPR, वाइल डूइंग CPR, जब आप CPR कर रहे हैं किसका, इन्फेंट का, तो व्हाट इज द कंप्रेशन वेंटिलेशन रेशो विथ 2 रेस्क्यूअर। क्वेश्चन देखिए 2 रेस्क्यूअर पे आ रहा है, तो अभी पहले आया था सिंगल रेस्क्यूअर पे। ठीक है, तो 2 रेस्क्यूअर यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है, 50 आप क्या देने वाले हैं, कंप्रेशन देंगे, और वेंटिलेशन आप कितना देंगे, 2 ब्रीथ देने वाला है। ठीक है, इस हिसाब से आपको साइकिल जो है वो पूरा करना है 2 रेस्क्यूअर के साथ। ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्लियर है। अगर बात करते सिंगल रेस्क्यूअर की, तो आपका राइट आंसर होता 30:2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। मोस्ट प्रिफर्ड साइट पूछी गई है आपसे एडल्ट की। ठीक है, मोस्ट प्रिफर्ड साइट फॉर गिविंग IM इंजेक्शंस ऑफ एवरेज एडल्ट एज, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो प्रिफर्ड साइट क्या रहने वाली है एडल्ट के केस में, अगर आपको IM इंजेक्शन देना है, तो फर्स्ट ऑप्शन है डेल्टोइड, अप्लाइकस, फोराम, या ग्लूटियल रीजन। ठीक है, तो राइट आंसर आपका इस क्वेश्चन का क्या रहने वाला है तो देखिए प्रिफर्ड साइट आपसे पूछी गई है, मोस्ट प्रिफर्ड साइट पूछी गई है। ठीक है, तो देखिए प्रिफर्ड साइट जो है IM इंजेक्शंस की फॉर एवरेज एडल्ट के लिए, तो आपको याद रखना है ग्लूटियल रीजन जो है वो प्रिफर्ड साइट माना जाएगा, मोस्ट प्रिफर्ड साइट माना जाएगा। वैसे तो डेल्टोइड पे भी दे सकते हैं आप, ग्लूटियल पे भी दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन प्रिफर्ड साइट जो मोस्ट ऑफ अपन मानते हैं वो कौन सा होता है आपका, ग्लूटियस रीजन होता है, याद रखना। ठीक है, तो सी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन गिविंग एम्बूबैग रिसस्टिटेशन द नर्स शुड श्योर। जब आप एम्बूबैग रिसस्टिटेशन दे रहे हैं, तो नर्स को क्या इंश्योर होना चाहिए, तो द एयरवे इज केप्ट ओपन। बिल्कुल सही बात है, एयरवे जो है वो ओपन होना चाहिए जब भी आप एम्बूबैग से रिसस्टिटेशन कर रहे हैं। कंप्लीट सील ऑफ द मास्क, ये भी सही है, ताकि
जो एयर है वो बाहर लीक ना हो। तो सील जो है मास्क का कम्प्लीटली होना चाहिए। O2 इज कनेक्टेड टू एम्बू बैग, ये भी सही है। O2 जो है वो प्रॉपरली कनेक्टेड होनी चाहिए एम्बू बैग से। ऑल दो अबव, ऑल दो अबव। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन से आपका क्या रहेगा, डी रहने वाला है। जब भी आप एम्बू बैग से रिसस्टिटेशन दे रहे हैं तो नर्स को पहले इंश्योर हो जाना चाहिए कि एयरवे जो है वो ओपन होना चाहिए, कंप्लीट सील होना चाहिए मास्क, ताकि एयर जो है वो लीक ना हो। O2 कनेक्टेड होना चाहिए तो बैग से, ठीक है, ताकि प्रॉपरली उसको ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है वो उसको मिलती रहे। ठीक है, तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका क्या रहने वाला, डी रहेगा। बात कर लेते हैं एम्बू के फुल फॉर्म की। एम्बू बैग फुल फॉर्म, ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है। सो इसका फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीथिंग यूनिट। ठीक है, इसको बैग वॉल्व मास्क मेथड भी बोलते हैं, PVM जिसको बोलते हैं। ठीक है, इससे जो प्रेशर लगेगा वो लगेगा पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन, PPV। ठीक है, ये आपको याद रखें। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके साइज की। ठीक है, तो साइज की बात करें तो न्यूनेट या फिर इन्फेंट की मैं बात करूं, ठीक है, तो 240 ml। चाइल्ड की बात करें तो 500 ml कैपेसिटी होती है। और एडल्ट की बात करें तो 1600 ml जो है वो एडल्ट की कैपेसिटी के साथ ये होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, बैग वॉल मास्क मेथड में आता है। और ये तीनों जो कंप्लीट यहाँ पे परफॉर्म में आपको ऑप्शन में दिए गए हैं, ये आपको रिमाइंड रखना। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, कैलकुलेशन पे क्वेश्चन है। काफ़ी मतलब पॉपुलर क्वेश्चंस रहते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जो फ्रॉम ए वायल कंटेनिंग 500 mg इंजेक्शन ऑगमेंटेड dissolve in 5 ml, okay, to give 150 mg will withdrawal। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। इस तरह के क्वेश्चंस जब आते हैं तो हमें जो फॉर्मूला यूज करना होता है वो होता है डिजायर अपॉन अवेलेबल मल्टीप्लाई क्वांटिटी। ठीक है, तो डिजायर यहाँ पे कितना है 150, ठीक है, अवेलेबल कितना है आपके पास 500 और क्वांटिटी कितनी है 5 ml। ठीक है, दोनों mg में है तो यूनिट यहाँ पे कोई इशू नहीं है। यहाँ से ये चला गया, अब आ गया आपके पास 15/50 इक्वल टू 5। ठीक है, तो यहाँ से इसको करेक्शन करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 10। अब 15 में आप 10 अपॉन करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.5। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या आने वाला है 1.5। ठीक है, ये फॉर्मूला आप याद रखना है, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए तो आपको ये फॉर्मूला जो है E/A मल्टीप्लाई Q, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तरह से ये क्वेश्चंस आपके सारे क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। समझ गए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो एग्जाम्स में काफ़ी टाइम रिपीट्स होते हैं। फीटल लाइफ से क्वेश्चन आ रहा है, ड्यूरिंग फीटल लाइफ विच स्ट्रक्चर्स इनेबल, ठीक है, द ब्लड टू एंटर द राइट एट्रियम टू लेफ्ट एट्रियम। यानी फीटल लाइफ के दौरान वो कौन सी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है फीटल में या फीटस में, जो ब्लड को राइट ओट्रियम से लेफ्ट ओट्रियम की तरफ क्या करती है, एंटर करने देती है डायरेक्ट। ठीक है, सो प्लेसेंटा, डक्टस विनोसिस, फोरामेन ओवल या डक्टस आर्टेरियोसिस, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या आंसर रहने वाला है इस क्वेश्चन का, देखिए फीटल सर्कुलेशन की मैं बात कर रहा हूँ। फीटल सर्कुलेशन में आपको याद रखना है, फीटल सर्कुलेशंस के लिए 5 स्ट्रक्चर्स जो है वो इम्पोर्टेंट होती है। कितनी 5 स्ट्रक्चर्स। ठीक है, अब कौन कौन सी हैं, तो जैसे बात कर लेते हैं अम्लाइकल वेन। फर्स्ट कौन है अम्लाइकल वेन, फिर आ जाती है आपकी अम्लाइकल आर्टरी। ठीक है, फिर आ जाता है आपका
फोरामेन ओवल, डक्टस आर्टेरियोसस और डक्टस विनोसस। ठीक है, अम्लाइकल वेन की बात करें अम्लाइकल वेन की बात करें तो इसमें 80% O2 सेचुरेशन होती है ब्लड में, जो लेके आती है कहाँ से, 80% O2 सेचुरेशन होती है ब्लड को कहाँ से लेके आती है ये, तो याद रखना है आपको, फ्रॉम प्लेसेंटा से फीटस में, प्लेसेंटा से फीटस में। ठीक है, संख्या में कितनी होती है ये, तो एक होती है। ठीक है, बात करें अम्लाइकल आर्टरी की तो संख्या में कितनी होती है ये, दो होती हैं। ये 60% O2 सेचुरेशन इनमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी फ्रॉम फीटस से कहाँ लेके जाती है, फीटस टू प्लेसेंटा लेके जाती है। ठीक है, फीटल सर्कुलेशन जो है वो एडल्ट सर्कुलेशन से अलग होता है। क्यों होता है, इमेच्योर लंग्स की वजह से और प्रेजेंस ऑफ प्लेसेंटा की वजह से। ठीक है, फोरामेन ओवल की मैं बात करूं तो याद रखना है, ये फोरामेन ओवल हम किसको कहते हैं, तो कनेक्शन बिटवीन राइट ऑट्रियम, कनेक्शन बिटवीन राइट ऑट्रियम एंड लेफ्ट ऑट्रियम, लेफ्ट ऑट्रियम। ठीक है, ये आपको याद रखना है। जो क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछा है कि ड्यूरिंग फीटल लाइफ जो है कौन सी स्ट्रक्चर्स है जो एबल है ब्लड को राइट से लेफ्ट ऑट्रियम की तरफ करने के लिए, तो फोरामेन ओवल आपका यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। ठीक है, डक्टस आर्टेरियोसिस की मैं बात करूँ तो ये क्या है, तो यहाँ याद रखना है आपको, कनेक्शन बिटवीन pulmonary artery, connection between pulmonary artery and descending aorta। ठीक है, descending aorta इसको बोलते हैं हम डक्टस आर्टेरियोसस। और डक्टस विनोसस किसको बोलते हैं, तो याद रखना है, कनेक्शन बिटवीन अम्लाइकल वेन एंड इंफीरियर वेना कावा, आईवीसी, इंफीरियर वेना कावा, इसको हम क्या बोलते हैं, डक्टस विनोसस। ठीक है, ये कहानी तो हो गई आपकी फीटल सर्कुलेशन की जो ये कैरी करते हैं। क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं बात करते हैं अब, जब आफ्टर बर्थ जो है ये किस चीज में चेंज हो जाएंगी, तो देखिए ये पांचों की पांचों जो स्ट्रक्चर्स है ना, वो किस में चेंज हो जाती हैं, लिगामेंट में चेंज हो जाती है आफ्टर द बर्थ, आफ्टर बर्थ। ठीक है, आफ्टर बर्थ ये लिगामेंट में क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। अब वो कौन कौन से लिगामेंट कहलाए जाएंगे वो और देख लीजिए आप, क्योंकि ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो बात करूं मैं अम्लाइकल वेन की, अम्लाइकल वेन की। ठीक है, तो अम्लाइकल वेन को क्या बोलते हैं हम, लिगामेंट टेरे, लिगामेंट टेरे। अम्लाइकल आर्टरी की मैं बात करूं तो लिगामेंटम आर्टरी। ठीक है, आर्टरी ये इंपॉर्टेंट है। फिर बात कर लेते हैं फोरामेन ओवल की, फोरामेन ओवल। ठीक है, फोरामेन ओवल किस में चेंज हो जाता है, फोसा ओवेलिस, फोसा ओवेलिस कहलाता है ये। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं आपके डक्टस आर्टीरियोसस की, डक्टस आर्टीरियोसस किस में हो जाएगा, लिगामेंट आर्टीरियोसम, लिगामेंट आर्टीरियोसम। ठीक है, और डक्टस विनोसस किस में चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा लिगामेंट विनोसम में, विनोसम में। ठीक है, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, अम्लाइकल वेन याद रखना है और फोरामेन ओवल, ये ज्यादातर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछे गए हैं बार बार, और ये फीटल सर्कुलेशन भी आपको याद रखना है। ठीक है यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो याद रखना है। क्लियर हो गया, सारे क्लियर आपकी यहाँ पे क्लियरेंस हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नॉर्मल हार्ट रेट ऑफ न्यूबॉर्न, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, काफी पॉपुलर और रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार ये पूछा जा चुका है। ठीक है, तो नॉर्मल हार्ट रेट आपसे पूछे, नॉर्मल एफएचआर आपसे पूछे, फीटल हार्ट रेट आपसे पूछे। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या होने वाला है राइट आंसर आपका इस क्वेश्चन का रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर रहने वाला है 120 to 160 बीट्स पर मिनट। ठीक है, बात करें इसके अस्कल्टेशंस की,
ठीक है, अस्कल्टेशंस की पूछे तो अस्कल्टेशन में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है बाय द मेथड ऑफ डॉपलर। ठीक है, तो डॉपलर से आप कब अस्कल्टेट कर सकते हो, तो 8 to 10 वीक्स के दौरान सकते हैं, याद रखना है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाई अगर आपसे पूछे स्टेथोस्कोप या फीटोस्कोप्स, बाय फीटोस्कोप्स, ठीक है, या स्टेथोस्कोप से, तो याद रखना है 18 to 20 वीक्स। ठीक है, कुछ बुक्स में जो है वो 16 वीक्स तक दिया हुआ है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो डॉपलर के अकॉर्डिंग अपन 8 to 10 वीक्स में जो है वो FHR स्कल्टेट कर सकते हैं। स्टेथोस्कोप और फीटोस्कोप की मदद से हम 18 वीक्स से 20 वीक्स तक जो है वो स्कल्टेट कर सकते हैं। एवरेज जो FHR रहेगी वो रहेगी 140। ठीक है, ये आपको याद रखने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मैक्सिमम अपगार स्कोर आपसे पूछा गया है। मैक्सिमम अपगार स्कोर कौन सा होता है, तो आपको याद रखना है मैक्सिमम अपगार स्कोर कितना होता है, 10 होता है। ठीक है, कितना होता है, 10 होता है। सी इज द राइट आंसर। अब बात कर लेते हैं अपगार स्कोर की। ठीक है, अपगार स्कोर की जो फिजिकल वेलबींग अपन न्यूबॉर्न को देखने के लिए चेक करते हैं, डॉक्टर वर्जीनिया अपगार ने इसको इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, कब किया है, 1952 में। ठीक है, 1 मिनट तक अपन करते हैं, 5 मिनट पे भी करते हैं, ये आपको याद रखना है, 10 मिनट पे भी किया जाता है। ठीक है, मोस्ट रिलायबल अगर आपसे पूछे तो आपको याद रखना है 5 मिनट का जो टाइमिंग रहता है ये मोस्ट रिलायबल अपगार स्कोर माना जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर बात कर लेते हैं अपगार में कितने कंटेंट होते हैं, तो 5 कंटेंट होते हैं। ठीक है, 5 कंटेंट होता है। बात कर लेते हैं A4 हो गया आपका अपीरियंस। A4 हो गया आपका अपीरियंस। अपीरियंस का मतलब हो गया स्किन कलर, स्किन कलर। ठीक है, P4 हो गया आपका पल्स रेट या हार्ट रेट। G4 हो गया आपका ड्राई मैस। G4 हो गया ड्राई मैस। ठीक है, फिर A4 हो गया एक्टिविटी। R4 हो गया रेस्पिरेटरी एफर्ट्स। रेस्पिरेटरी एफर्ट्स नॉट रेस्पिरेटरी रेट, याद रखना है, क्वेश्चन आपसे रेस्पिरेटरी रेट का दिया जाता है काफी बार, यहाँ आप कोई भी कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, पर स्कोर जो इनका है, ठीक है, पर स्कोर इनको 2 दिया जाता है। ठीक है, पर स्कोर कितना दिया जाता है, 2 दिया जाता है। तो टोटल कितने हो गए आपके, ये 10 हो गए। टोटल कितने हो गए, 10 हो गए। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब बात कर लेते हैं कंडीशंस के ऊपर, तो देखिए ठीक है, अभी भी इसमें ऐसा होता है कि 0, 1 और 2 इस तरह से मार्क दिए जाते हैं। ठीक है, ऐसे चार्ट बनाया जाता है 0, 1, 2 के ऊपर। ठीक है, जैसे मान के चलिए कि साइनोसिस है तो 0 मार्क्स दिया जाएगा, एक्रोसाइनोसिस है तो 1 मार्क दिया जाएगा, और पिंक कलर का बॉडी है तो 2 मार्क्स दिए जाएंगे, फुल मार्क दिए जाएंगे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इस तरह से आपको याद रखना है। फिर बात करें पल्स रेट की, पल्स रेट मानिए चलिए एब्सेंट है तो 0 मार्क्स देंगे, लेस देन 100 है तो 1 मार्क्स देंगे, मोर देन 100 है तो 2 मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है, इस तरह से आपको याद रखना है। बात कर लेते हैं ग्राइमेस की, तो ग्राइमेस, ग्राइमेस का मतलब क्या होता है, रिफ्लेक्स रेस्पॉन्स। ठीक है, इधर लिख देता हूँ मैं, ग्राइमेस का मतलब क्या होता है, रिफ्लेक्स का रेस्पॉन्स। ठीक है, रिफ्लेक्स रेस्पॉन्स। तो यहाँ देखिए अगर रिफ्लेक्स रेस्पॉन्स उसके एब्सेंट है तो 0 मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है, अगर ठीक है, और इसके बाद 1 मार्क्स। ठीक है, 1 मार्क्स कब दिया जाएगा, जब हाइपो एक्टिव है, हाइपो एक्टिव है। ठीक है, तो 1 मार्क्स दिया जाएगा, और अगर बच्चा जो है वो फुल क्राई कर रहा है तो 2 मार्क्स दिए जाएंगे। एक्टिविटी की बात करें तो यानी कहने का मतलब हो गया मसल स्टोन की बात कर रहा है, मसल स्टोन। ठीक है, तो मसल स्टोन में 0 मार्क्स हम तब देते हैं जब फ्लैसिड बच्चा हो, ये आपको याद रखना है। अगर सम फ्लैक्शन प्रेजेंट है, सम फ्लैक्शन ऑफ एक्सट्रीमिटीज प्रेजेंट है, ऑफ एक्सट्रीमिटीज प्रेजेंट है, तो आपको याद रखना है उसको 1 मार्क्स दिए जाएंगे, और अगर उसकी बॉडी फुल्ली फ्लैक्स है, फुल्ली फ्लैक्स बॉडी है तो उसको 2 मार्क्स दिए जाएंगे। रेस्पिरेटरी एफर्ट्स की मैं बात करूं, ठीक है, रेस्पिरेटरी एफर्ट्स की मैं बात करूं, तो अगर एब्सेंट ही है तो 0 मार्क्स दिए जाएंगे, स्लो और इरेगुलर है तो 1 मार्क्स दिया जाएगा, स्लो और इरेगुलर है तो 1 मार्क्स दिया जाएगा, और रेगुलर है तो 2 मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब बात कर लेते हैं इसके स्कोरिंग के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है। ठीक है,
तो स्कोर जैसे मान के चलिए 8 to 10 है, तो यहाँ पे आपको किसी भी इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। नो नीड इंटरवेंशन, नो नीड इंटरवेंशन, ठीक है। रेगुलर जो केयर आप दे रहे हैं वो आप देते रहिए, और इसको अपन नो डिस्ट्रेस कैटेगरी में डालते हैं, नो डिस्ट्रेस कैटेगरी में डालते हैं, ठीक है। अब आ जाता है स्कोर आपका, स्कोर आप आ जाए आपका 4 to 7, 4 to 7, ठीक है। तो ये किस कैटेगरी में आएगा, तो ये मॉडरेट डिस्ट्रेस में आता है, किस में आता है, मॉडरेट डिस्ट्रेस में आता है। और यहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है किसकी, सक्शनिंग की, किसकी रिक्वायरमेंट होती है, सक्शनिंग की रिक्वायरमेंट होती है। पोजिशंस की बात करें तो सुपाइन विथ हाइपर एक्सटेंशन, स्लाइटली एक्सटेंशन आप कर सकते हैं नेक को, ठीक है। पोजिशनिंग की सक्शनिंग करेंगे, और पोजिशन की बात करें तो सुपाइन विथ सुपाइन विथ स्लाइटली एक्सटेंड नेक, ठीक है, एक्सटेंड ऑफ नेक, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है, ठीक है। और इसको किस नाम से जाना जाता है, तो इसको स्टेज ऑफ लिविडा के नाम से जाना जाता है, स्टेजेस ऑफ लिविडा, ये आपको याद रखना, ठीक है। फिर आ जाता है थर्ड कैटेगरी आपकी, 0 से 3 का अगर स्कोर है तो इसको बोलते हैं अपन सीवियर डिस्ट्रेस, क्या बोलते हैं, सीवियर डिस्ट्रेस। और यहाँ पे आपको रिसस्टिटेशन की रिक्वायरमेंट होती है, रिसस्टिटेशन स्टार्ट, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं, स्टेज ऑफ पैलिडा, स्टेज ऑफ पैलिडा, ये आपको याद रखना है। इस तरह से आपका अबगार स्कोर होता है कंप्लीट, ठीक है। तो मैक्सिमम अबगार स्कोर कितना रहेगा, तो 10 रहेगा, ठीक है। 5 इसके कंपोनेंट होते हैं, पर हेड आपके 2 मार्क्स जो हैं या 2 स्कोर्स जो हैं वो दिए गए हैं, ठीक है। ये आपको याद रखने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, विटामिन ए का क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो इन्फेंट इन द एज ऑफ 6 to 12 मंथ, ध्यान से पढ़ना है, इन्फेंट इन द एज ऑफ 6 to 12 मंथ शुड बी गिवन विटामिन इन ए डोज। तो प्रीवियसली मैंने विटामिन ए प्रोफाइल एक्सिस पढ़ा चुका हूँ आपको। अब यहाँ बात हो रही है 6 मंथ से लेकर 12 मंथ तक, अगर आप विटामिन ए का डोज दे रहे हैं तो कितना देंगे, तो आप सभी को पता है फर्स्ट डोज जो है वो 9 मंथ पे दी जाती है, ठीक है। कितनी देते हैं, 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट। इसके बाद सेकेंड डोज 18 मंथ पे दी जाएगी, जो कितनी दी जाती है, 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट। और उसके बाद एवरी 6 मंथ पे आपको देनी है, एवरी 6 मंथ तक आपको देनी है, तब तक देनी है टिल 5 ईयर तक, इस तक आपको कितनी देनी है, 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट। टोटल कितनी देते हैं अपन, 17 लाख, 17 लाख इंटरनेशनल जो है वो विटामिन ए की दी जाती है, ठीक है। राइट आंसर से इस क्वेश्चन का आपका क्या रहेगा, ए रहेगा, याद रखना, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है, कैपेसिटी ऑफ नियोनेटल रिसस्टिटेशन बैग आपसे पूछा गया है, कैपेसिटी ऑफ नियोनेटल रिसस्टिटेशन बैग, ठीक है। 200 to 500, 250 to 500, 250 to 750 ml और 200 to 750 ml आपसे कैपेसिटी पूछी गई है नियोनेटल रिसस्टिटेशन बैग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा, तो कैपेसिटी ऑफ नियोनेटल रिसस्टिटेशन बैग इज 250 to 750 ml, ठीक है। ये आपको याद रखना है, सी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर होने वाला है। बात कर लेते हैं एडल्ट की, तो एडल्ट की मैंने अभी आपको बता दिया था, ठीक है। एडल्ट की मैक्सिमम अप टू 1600 ml जा सकती है, ठीक है। और बात करें रिजर्वोयर बैग की, रिजर्वोयर बैग की मैं बात करूँ कैपेसिटी की, तो ये जाती है 2600 ml तक, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। वैसे इसकी 1000 ml होती है, ठीक है, ये आपको याद रखना। पीडिया की कितनी होती है, यानी चाइल्ड की कितनी होती है, तो 500 ml, ठीक है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, साइज पूछी गई है यहाँ पे, ठीक है। व्हाट इज द साइज ऑफ रिसस्टिटेशन फेस मास्क फॉर प्रीटर्म, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। प्रीटर्म अगर बेबी है तो उसके फेस मास्क का रिसस्टिटेशन जो साइज है वो कितना रहता है, या रिसस्टिटेशन के लिए जो फेस मास्क यूज करेंगे आप प्रीटर्म बेबी के लिए, उसकी साइज कितनी है, तो 0, 1, 00 या 2। तो क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का,
सो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर रहने वाला है, तो रिसस्टिटेशन फेस मास्क की आपसे साइज पूछी गई है प्रीटर्म की, ठीक है। तो राइट आंसर आपका क्या रहेगा, 0 साइज, यानी ए आंसर यहाँ पे सही है, ठीक है। 00 जो है वो वेरी प्रीटर्म अगर बेबी है, ठीक है, वेरी प्रीटर्म अगर बेबी है जिसका वेट कितना है, 1 किलोग्राम है, उसके लिए अपन ये वाला 00 साइज का यूज करते हैं। 1 नंबर का जो है वो इन्फेंट कैटेगरी में यूज किया जाता है, यानी क्रम कैटेगरी के लिए। 2 जो है वो पीडियाट्रिक्स यानी चाइल्ड के लिए यूज किया जाएगा, ठीक है, चाइल्ड कैटेगरी के लिए यूज किया जाता है। फिर बात कर लेते हैं एडल्ट की, बात कर लेते हैं एडल्ट की। एडल्ट में 3 कैटेगरी आती हैं। नंबर 3 जो आता है वो स्मॉल साइज का आता है, यानी एस। नंबर 4 पे जो आता है वो मीडियम, और नंबर 5 पे जो आता है वो आता है लार्ज साइज पे, ठीक है। ये आपको याद रखना है। क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। प्रीटर्म बेबी के लिए 0 साइज का मार्क्स यूज करते हैं, और वेरी प्रीटर्म जिसका वेट 1 kg के कम है या इससे कम है, 00 साइज का फेस मास्क जो है वो यूज किया जाता है। 1 नंबर जो है वो टर्म कैंडिडेट्स इन्फेंट्स कैटेगरी में किया जाता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और 2 नंबर जो है वो चाइल्ड कैटेगरी में यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, फुल फॉर्म फॉर्म PPV, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फुल फॉर्म आपसे पूछी गई है PPV की, ठीक है, फुल फॉर्म ऑफ PPV, ठीक है। तो वेंटिलेशन की फुल फॉर्म आपको पूछी गई है, ये आपको बताना है, क्या आंसर रहने वाला है इसका। तो प्रेशर पॉजिटिव वेंटिलेशन पहला ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन है आपका प्रेशर पॉजिटिव वेंटिलेशन, फिर पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन, फिर पीरियोडिक प्रेशर वेंटिलेशन, या प्रेशर पीरियोडिक वेंटिलेशन। तो क्या आंसर रहने वाला है अभी बताया था मैंने आपको, क्या आंसर रहने वाला है इसका। इसका आंसर रहेगा पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन। अभी मैंने आपको पढ़ाया था एम्बू वाला, ठीक है, एम्बू बेग के द्वारा PPV पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन जो है ओरिजिनेट होता है, ठीक है। तो पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन किसकी फुल फॉर्म है, PPV की, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिसस्टिटेशन से क्वेश्चन ज़्यादा उठाए हैं मैंने, वो इसलिए उठाए हैं ताकि आपके कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो भी क्लियरेंस हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर देखिए वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है अब तक तो लाइक ज़रूर कीजिए, और अपने ग्रुप्स अपने फ्रेंड्स स्टूडेंट्स के साथ में शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पे आप नए हैं तो कहने वाली कोई बात ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन जो है इसको डिसकंटिन्यू कब करना चाहिए, व्हेन द हार्ट रेट इज, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन जब आप दे रहे हैं तो हार्ट रेट कितनी आ जाए तब आप इसको स्टॉप कर देंगे या फिर डिसकंटिन्यू कर, तो अबव 120 BPM आ जाए, अबव 100 बीट पर मिनट, बिलो 120 बीट्स पर मिनट, या फिर बिलो 100 बीट्स पर मिनट, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो क्या आंसर रहने वाला है इस क्वेश्चन का, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशंस इसको आप डिसकंटिन्यू कब करेंगे, जब हार्ट रेट कितनी हो जाए, तो याद रखना है अबव 100 बीट्स पर मिनट अगर आपका हार्ट रेट आ जाता है तो फिर हमें पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन को क्या कर देना चाहिए, डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए। तो राइट आंसर आपका क्या रहने वाला है, डी रहेगा, याद रखना, ठीक है। राइट आंसर आपका क्या रहने वाला, डी रहेगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द रिकमेंडेड इंट्रावीनस डोज इन न्यूबॉर्न इज, अगर न्यूबॉर्न है तो उसको IV डोज आप रिकमेंडेड कितनी देंगे, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। रिकमेंडेड IV डोज इन न्यूबॉर्न बेबी, ठीक है, तो 1 to 3 ml पर केजी के हिसाब से आप देने वाले हैं, 0.1 से 0.3 ml पर केजी के हिसाब से आप देने वाले हैं, 0.01 से लेके 0.03 ml पर केजी, एंड 1.52 ml पर केजी आप देने वाला है, 2, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो कौन सी कैटेगरी जो है वो रिकमेंडेड IV डोज में मानी जाएगी फॉर न्यूबॉर्न कैटेगरी के लिए, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्या आंसर रहने वाला है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाउ मच अमाउंट ऑफ फीटल ब्लड पर मिनट थ्रू द प्लेसेंटा, ठीक है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कितना अमाउंट में जो फीटल ब्लड होता है वो पर मिनट थ्रू द प्लेसेंटा होता है,
सर्कुलेशन, ठीक है। देखिए यहाँ पे दो टाइप के सर्कुलेशन होते हैं। प्लेसेंटल सर्कुलेशन की मैं बात करूँ तो पहला होता है यूट्रो प्लेसेंटल सर्कुलेशन, ठीक है, यूट्रो प्लेसेंटल सर्कुलेशन, और एक होता है फीटो प्लेसेंटल सर्कुलेशन, फीटो प्लेसेंटल सर्कुलेशन, ठीक है। यूट्रो प्लेसेंटल जो सर्कुलेशन है ये स्टार्ट हो जाता है 12 डेज पे प्रेगनेंसी के, और फीटो प्लेसेंटल जो होता है वो होता है 21st डे ऑफ प्रेगनेंसी के, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसको कंप्लीट करने के लिए यूट्राइन आर्टरी और यूट्राइन वेन, यूट्राइन आर्टरी और यूट्राइन वेन रेस्पॉन्सिबल है, ये आपको याद रखना है। और फीटो प्लेसेंटल सर्कुलेशन को कंप्लीट करने के लिए अम्बलाइकल आर्टरी और अम्बलाइकल वेन जो है वो रेस्पॉन्सिबल होती है, आर्टरी और अम्बलाइकल वेन, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और मेरे दिमाग में आ रहा है, आपको यहाँ से प्रेशर पूछा जा सकता है। तो यूट्राइन आर्टरी का प्रेशर कितना होता है, तो 80 mm ऑफ Hg होता है, और यूट्राइन वेन का जो है वो 8 mm ऑफ Hg होता है, याद रखना है, ठीक है। और अम्बलाइकल आर्टरी की मैं बात करूँ तो इसका 60 mm ऑफ Hg होता है, और अम्बलाइकल वेन का होता है 10 mm ऑफ Hg, ये आपको याद रखना है। और सवाल ये है कि कितना अमाउंट ऑफ ब्लड जो है वो पर मिनट थ्रू प्लेसेंटा होता है, तो आपको याद रखना है 500 ml जो है वो सर्कुलेट होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो हाउ मच अमाउंट ऑफ फीटल ब्लड पर मिनट थ्रू द प्लेसेंटा, तो कितना होता है 500 ml होता है, ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया है, आपसे पूछा गया है टू बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ एंटीनेटल केयर, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ठीक है। व्हाट आर द टू बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ इन एन सी, एंटीनेटल केयर के लिए टू बेसिक कंपोनेंट्स आपसे पूछे गए हैं, कौन कौन से होते हैं, सुपरविजन और एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन और एडवाइस, रजिस्ट्रेशन, मॉनिटरिंग, प्रिवेंशन और प्रमोशन। तो आपको मुझे बताना है कि एएनसी के लिए दो बेसिक कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, तो नीचे आपको दिए गए ऑप्शंस में से हैं, तो आपको याद रखना है एंटीनेटल केयर के लिए दो बेसिक कंपोनेंट्स कौन से होता है, तो आपको याद रखना है पहला होता है एग्जामिनेशंस करना, और सेकंड चीज एग्जामिनेशन करने के बाद आपको उसको एडवाइस देनी है, ठीक है। तो एग्जामिनेशन और एडवाइस दोनों ही टू बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं किसके लिए, एंटीनेटल केयर के लिए, ठीक है, याद रखना है एंटीनेटल केयर के लिए एग्जामिनेशन और एडवाइस जो है वो दो बेसिक कंपोनेंट है जिसको हमें प्रिफर करना चाहिए, याद रखना है। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका क्या रहने वाला है, बी रहेगा, ना सुपरविजन एग्जामिनेशन ये भी नहीं है, रजिस्ट्रेशन मॉनिटरिंग ये भी नहीं है, और ये भी नहीं है, बेसिक कंपोनेंट्स आपसे पूछा गया है, ठीक है, टू बेसिक कंपोनेंट्स आपसे पूछे गए हैं जो एएनसी में जमा मतलब रेस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कॉमन क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू गाइडलाइन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू गाइडलाइन प्रेगनेंसी रजिस्ट्रेशन टाइम विल बी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है अकॉर्डिंग गाइडलाइन के प्रेगनेंसी को रजिस्टर कितने समय में कर देना चाहिए किसी भी लेडी को, तो ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ड्यूरिंग फर्स्ट कॉन्टैक्ट, इन थर्ड ट्राइमेस्टर, या एनी टाइम इन प्रेगनेंसी। यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आप कर सकते हैं जो 0 से 12 वीक का होता है, ठीक है, फर्स्ट कॉन्टैक्ट वो आपका तब करेंगे, थर्ड ट्राइमेस्टर में आप करने वाले हैं, या फिर आप एनी टाइम इन प्रेगनेंसी आप कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर रहेगा अकॉर्डिंग टू गाइडलाइन प्रेगनेंसी रजिस्ट्रेशन टाइम विल बी फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ठीक है। वैसे तो एज सून एज होना चाहिए, अगर ऑप्शन में आपके है एज सून एज तो ये राइट आंसर आएगा, और अगर ये नहीं है तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान जो है वो प्रेग्नेंट लेडी को रजिस्ट्रेशन करा देना चाहिए, ठीक है। बात करें थर्ड ट्राइमेस्टर तो 80 टू 40 वीक्स को क्या बोलते हैं, थर्ड ट्राइमेस्टर कहते हैं, और सेकंड ट्राइमेस्टर हम किसको कहते हैं, 13 वीक से लेके 27 वीक को, ठीक है, ये आपको याद है। अच्छा एक क्वेश्चन मुझे याद आया, एक क्वेश्चन आपका रह गया है, वो अपन सोल्व कर लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन था द रिकमेंडेड इंट्रावीनस डोज इन न्यूबॉर्न,
ठीक है, तो याद रखना है 0.01 से लेके 0.3 ml पर केजी जो है ये रिकमेंडेड इंट्रावीनस डोज रहती है, किसके लिए? न्यूबॉर्न के लिए। ठीक है, याद रखना है आप। आईवी डोज जो है न्यूबॉर्न के लिए वो रिकमेंडेड रखी गई है। ठीक है, तो 0.1 से लेके 0.3 ml पर केजी के अकॉर्डिंग जो आईवी डोज है वो रिकमेंडेड है, किसके लिए? न्यूबॉर्न बेबी के लिए। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका है एएनसी विजिट पे ही है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ मिनिमम रिकमेंडेड एएनसी विजिट, आपसे पूछी गई है। व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ मिनिमम, क्वेश्चन यहाँ पे फंसा हुआ है, मिनिमम रिकमेंडेड एएनसी विजिट पे पूछा गया है क्वेश्चन। तो देखिए पहले बात कर लेते हैं एएनसी विजिट की। ठीक है, तो टोटल एएनसी विजिट कितनी होनी चाहिए? तो याद रखना है आपको 12 से लेके 15 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 12 से लेके 15, या फिर 11 से 15 मान के चलिए आप, 11 से 15 तो होने ही चाहिए। ठीक है, कैसे? तो आपको याद रखना है 28 वीक तक। ठीक है, फर्स्ट 28 वीक तक एवरी मंथली उसकी विजिट होनी चाहिए, एवरी मंथ। ठीक है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे तक कितनी विजिट हो गई? 7 विजिट हो गई। यहाँ तक कितनी विजिट हो चुकी हैं? 7 विजिट हो चुकी है। फिर बात कर लेते हैं 28 से लेके 36 वीक। ठीक है, 28 से लेके 36 वीक तक एवरी 2 वीक्स होनी चाहिए, एवरी 2 वीक्स। याद रखना है। तो टोटल विजिट कितनी हो जाएंगी यहाँ तक? 4 विजिट हो जाएंगी। कितनी विजिट हो जाएंगी? 4 विजिट हो। ठीक है, और 36 वीक आफ्टर, आफ्टर 36 वीक आपको याद रखना है एवरी वीक आपको विजिट करना है, एवरी वीक आपको विजिट करना है। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया? 7 + 4 कितना हो गया? 11। और आगे के अपन एवरी वीक की बात करें तो टोटल कितनी हो जाएंगी? 4 और ऐड कर देते हैं। तो मैक्सिमम आपको याद रखना है, मैक्सिमम विजिट तो कितनी होती है? 15 होती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ मिनिमम रिकमेंडेड एएनसी विजिट? ठीक है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कितनी रहनी चाहिए। तो अब देखिए इस क्वेश्चन का आंसर इस तरह से है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले अकॉर्डिंग WHO, अकॉर्डिंग WHO की बात करें तो मिनिमम एएनसी विजिट कितनी होनी चाहिए? मिनिमम एएनसी विजिट कितनी होनी चाहिए? तो आपको याद रखना है 4 होनी चाहिए। ठीक है, कितनी होनी चाहिए? 4 होनी चाहिए। 4 कब कब होनी चाहिए? तो देखिए फर्स्ट विजिट कब होती है, याद रखना है। तो फर्स्ट विजिट होती है 16 वीक। ठीक है, सेकंड विजिट की मैं बात करूं तो सेकंड विजिट होती है आपकी 24 से लेके 28 वीक तक। ठीक है, अकॉर्डिंग WHO की बात कर रहे हैं। थर्ड विजिट होगी 32 वीक पे, और फोर्थ विजिट होगी आपकी 36 वीक पे। ठीक है, अकॉर्डिंग WHO क्या कहता है कि एएनसी की कितनी विजिट होनी चाहिए? मिनिमम 4 होने चाहिए। बात करें अकॉर्डिंग टू इंडियन, अकॉर्डिंग टू इंडिया, तो मिनिमम विजिट कितनी होनी चाहिए? मिनिमम एएनसी विजिट कितनी होनी चाहिए? 3 होनी, जिसमें फर्स्ट विजिट जो है वो आपकी कब रहे? तो 20 वीक पे। फर्स्ट विजिट आपकी कब रहे? 20 वीक पे। सेकंड विजिट आपकी कब रहे? तो एज वेल 32 वीक पे। और थर्ड विजिट आपकी कब रहे? तो 36 वीक। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ मिनिमम रिकमेंडेड एएनसी विजिट, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ना। यहाँ पे आपको अकॉर्डिंग WHO दिया गया है ना, इंडियन अकॉर्डिंग दिया है। टोटल नंबर ऑफ मिनिमम रिकमेंडेड एएनसी विजिट आपसे पूछा गया है। तो एएनसी विजिट टोटल मैंने आपको बता दी है कितनी होती है, 11 से लेके 15 जो है वो विजिट होनी ही होनी चाहिए। अब यहाँ पूछा गया है आपसे कि टोटल नंबर ऑफ मिनिमम रिकमेंडेड विजिट आपसे पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है? तो व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ मिनिमम रिकमेंडेड एएनसी विजिट? ठीक है, तो आपको याद रखना है राइट आंसर इसका क्या रहने वाला है? 4 रहेगा। ठीक है, अकॉर्डिंग WHO जो है वो मिनिमम जो एएनसी विजिट है वो कितनी है? 4 है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका क्या रहेगा? 4 रहने वाला है। अगर यहाँ से अकॉर्डिंग टू इंडियन आपसे पूछ लेते तो राइट आंसर आपका 3 रहते हैं। और वैसे कितनी रहती है? तो 11 से लेके 15 तक आपकी विजिट जो है वो होनी ही चाहिए, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है।
इस तरह से आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विजिट पे क्वेश्चन आया है। अब देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपने पहले वाला समझ गए हैं तो ये वाला निकाल सकते हैं आप। विच विल बी आइडियल टाइम आपसे पूछा गया है, ड्यूरेशन टू परफॉर्म थर्ड एएनसी विजिट, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। कौन सा आइडियल टाइम होता है या कौन सा आपका आइडियल टाइमिंग है इसके लिए, प्रेग्नेंट लेडी के लिए थर्ड एएनसी विजिट को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। तो थर्ड एएनसी विजिट के लिए कौन सा आइडियल टाइम सही रहेगा, तो 24 से 28 वीक, 28 से 36 वीक, 36 वीक से 40 वीक और 28 से 32 वीक, ठीक है। तो क्या आंसर रहने वाला है इस क्वेश्चन का, तो यहाँ याद रखना है आपको आइडियल टाइम ड्यूरेशन जो रहेगा थर्ड एएनसी विजिट के लिए वो कौन सा रहने वाला है, तो 28 से लेके 36 वीक का रहेगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे आपका फोर्थ विजिट हो जाएगा, ठीक है। तो आइडियल टाइम जो ड्यूरेशन रहेगा थर्ड एएनसी विजिट के लिए वो रहेगा 28 से 36 वीक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ईडीडी पे क्वेश्चन आया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, कैलकुलेट आपसे पूछा गया है ईडीडी, ठीक है। कैलकुलेट ईडीडी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, ठीक है। कैलकुलेट एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी फॉर ए मदर टू रिपोर्ट हर लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड LMP कब है, 20 नवंबर 2021। तो आपको बताना है एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी क्या रहेगी। तो ईडीडी की निकालने के लिए हम किस फॉर्मूले का यूज करते हैं, तो नेगल्स फॉर्मूले का यूज करते हैं। नेगल्स फॉर्मूले या रूल का यूज, ठीक है। इसमें क्या है, लास्ट फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, ठीक है, फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड प्लस 9 मंथ प्लस 7 डेज, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कितना है 20 नवंबर 2021 प्लस कर दीजिए आप 7 डेज, ठीक है, प्लस कर दीजिए 9 मंथ। तो 20 में प्लस किए तो 27 हो गए, नवंबर में आप 9 मंथ ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे बताइए, कितने हो जाएंगे, अगस्त हो जाएगा। तो 27 अगस्त, नेक्स्ट मंथ आ जाएगा 22, ठीक है, नेक्स्ट ईयर। तो यहाँ राइट आंसर आपका क्या रहने वाला है, 27 अगस्त यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा। तो बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो राइट आंसर से यहाँ पे आपका क्या रहने वाला है, 27 अगस्त इस लेडी का क्या रहने वाला है, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी अकॉर्डिंग नेगले रूल, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, ए प्रेग्नेंट वुमेन फर्स्ट टाइम डिलीवर ए बेबी विल टर्म एज, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो नल्ली पैरा, प्राइमी ग्रेविडा, प्राइमी पैरा और मल्टी ग्रेविडा, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो नल्ली पैरा का मतलब तो क्या होता है, ए वुमेन, ठीक है। नल्ली पैरा का मतलब क्या होता है, ए वुमेन डज नॉट गिव चाइल्ड, डज नॉट गिव चाइल्ड बर्थ, ठीक है। जिस लेडी ने अभी तक कोई भी मतलब चाइल्ड बर्थ जो है वो नहीं दिया है, ठीक है, नहीं हुआ है उसके, तो उसको बोलते हैं अपन नल्ली पैरा, ठीक है। प्राइमी ग्रेविडा का मतलब क्या हो गया, जो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई है, ठीक है, फर्स्ट टाइम क्या हुई है, प्रेग्नेंट हुई है। नल्ली ग्रेविडा का मतलब क्या होता है, जो कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हुई है। मल्टी ग्रेविडा का मतलब 2 to 3 times मोर देन प्रेग्नेंट, मोर देन प्रेग्नेंट, ठीक है। ऐसी लेडी जो 2 से 3 टाइम से ज्यादा प्रेग्नेंट हो चुकी है उसको बोलते हैं मल्टी ग्रेविडा। और प्राइमी पैरा किसको कहते हैं, कि वो प्रेग्नेंट लेडी जिसने फर्स्ट टाइम डिलीवर कर दिया है चाइल्ड, ठीक है, वो भी आफ्टर वाइबल पीरियड, ठीक है, आफ्टर द एज ऑफ वाइबल पीरियड, ठीक है। तो वाइबल पीरियड के एज को के बाद जो डिलीवरी हुई है, या फिर सिंपल भाषा में देखें तो प्रेग्नेंट वुमेन जिसने फर्स्ट टाइम डिलीवरी की है एक बेबी को, उसको हम कहते हैं प्राइमी पैरा। जिसने अभी तक कोई भी डिलीवरी नहीं करी है उसको कहते हैं
नल्ली पैरा, ठीक है। और 2 से 4 या 5 बार डिलीवरी हो चुकी है उसको बोलते हैं मल्टी पैरा। वो क्या बोलते हैं? मल्टी पैरा, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, और ये आज के सेशन का आपका लास्ट क्वेश्चन रहेगा। इन एएनसी डॉक्यूमेंटेशन, एंटीनेटल केयर डॉक्यूमेंटेशन, टर्म आपको एल्डरली प्राइमी ग्रेविडा स्टैंड फॉर, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए, प्राइमी ग्रेविडा का मतलब क्या हो गया? जो फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी हुई। एल्डरली का मतलब क्या हो गया? मोर देन 30 ईयर ऑफ एज, मोर देन 30 ईयर ऑफ एज। तो राइट आंसर क्या रहने वाला है देख लीजिए आप। फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी आफ्टर 30 ईयर एज, तो राइट आंसर आपका क्या रहेगा? ये रहने वाला है, ये रहने वाला, याद रखना, ठीक है। मोर देन 5 प्रेगनेंसी अप टू 30 ईयर एज, फर्स्ट डिलीवरी आफ्टर 30 ईयर एज, ठीक है। तो ये क्या है? एल्डरली प्राइमी पैरा हो जाएगी, ठीक है। एल्डरली प्राइमी पैरा हो जाएगी ये बात आपको, ठीक है। तो आप सभी जितने भी कैंडिडेट्स जिन्होंने ये वीडियो और ये क्लासेस जो पूरी वॉच करी है, उन सभी को वाइटन नर्सिंग एकेडमी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास में आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो मुझे कुछ दिन से मैसेज में मिले थे, ये सर क्वेश्चंस को आप ज़्यादा क्वांटिटी में करवाइए, इसीलिए मैंने आज का सेशन आपका ह्यूज क्वेश्चंस लेने की कोशिश की है, जिसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके सब्जेक्ट वाइज टर्न हुए हैं। इसमें पीडिया के भी कुछ क्वेश्चंस थे, फंडा के भी थे, ओप्स के भी थे, कम्युनिटी के भी थे। इसी तरह के सेशन से जुड़े रहने के लिए वाइटन नर्सिंग एकेडमी के चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और CHO बैच को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ साथ DSSB नॉटसेट्स के अगर एस्पायरेंट्स इंटरेस्टेड हैं, अगर आपको क्लासेज अच्छी लगती हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इंक्वायरी के लिए कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे दिए हुए हैं। और टेलीग्राम चैनल्स मैंने आपको काफ़ी बार रिपीट किया है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। MCQs डेली बेसिस पे आप ज्वाइन करने के लिए एक बार आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपकी डेली प्रैक्टिस रहेगी। MCQs बेस पे इम्पोर्टेंट्स कुछ होगा तो वो वहाँ पे अपडेट कर दिया जाएगा, ठीक है। इसी तरह के सेशंस को रिपीट, नेक्स्ट जो सेशन हमारा 16 रहने फिर आपके सामने पेश होगा बहुत जल्द। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।